प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज और इस हफ्ते जिनकी कुंडली मैंने चुनी है। सबसे पहले बता दूं कि किनकी नहीं चुनी है। नहीं चुनी उसके पीछे का कारण पहले बता देता हूं, क्योंकि आप लोग लिखते तो हैं पर सही तरीके से नहीं लिखते। अब मैं एक बात बताऊं, नाजुका चौहान जी की कुंडली लेने वाला था पर उन्होंने अपनी डिटेल ही नहीं डाली थी। फिर उसके बाद सुप्रिया जी हैं, ये उड़ीसा की हैं। इनकी जो आईडी है वो 8UTTI ऐसे करके है, उड़ीसा से हैं ये। इन्होंने अपनी बच्ची की कुंडली शायद पूछी थी। उनकी कुंडली में उन्होंने डेट ऑफ बर्थ डाला था पर समय ही नहीं डाला था। नमो वेद करके एक आईडी है जो प्रत्येक दिन उनकी प्रतिक्रिया तो मिलती है पर नमस्कार का सिंबल खाली भेजा है प्रत्येक दिन, पर कुछ लिखा नहीं है। लोकेश्वरी सिंह की कुंडली मैंने लेनी चाहिए थी पर वो भी नदारद। ऐसे कई और नाम हैं पर मैं नाम नहीं बताऊंगा। पर एक बात और बताता हूं, आप लोग कुछ लिख दिया करिए और वक्त देते हैं ना मेरे वीडियो को देखने के लिए, तो हृदय से दिया करिए और ऐसे आधा अधूरा काम ना किया करिए। अब तो उम्र हो गई है, गलतियां ना करने की स्थिति हो जानी चाहिए। तो कम से कम अगर मैं तैयार हूं तो निस्संदेह आप लोगों को भी तैयार होना चाहिए, अच्छे से देखना चाहिए, अच्छे से वक्त देना चाहिए और निस्संदेह पूरा देना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। जिनकी कुंडली है इस हफ्ते मैंने जिनकी कुंडली चुनी है, इनका नाम राजकुमार है। ये प्रत्येक दिन सिर्फ एक ही चीज लिखते हैं, गुरुजी चरण स्पर्श, पर कुछ और भी लिख दिया करिए। मुझे बड़ा आनंद आता है पर आप ये इससे मैं प्रसन्न नहीं हूं और खुश भी नहीं हूं। मेरे चरण इतने बड़े नहीं हैं, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं, आपसे भी छोटा। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। ये मिथुन लग्न की कुंडली है। इनका डेट ऑफ बर्थ है 11 जनवरी 1990 17 बजे और जन्म स्थान है रायबरेली, उत्तर प्रदेश। इस आधार पर आपकी कुंडली मिथुन लग्न की बनती है। पहले पंचांग बता देता हूं। उत्तरायण में जन्म, पौष माह, स्थिति अच्छी है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। काम विलंब से होता है, स्वास्थ्य कमजोर होता है। उत्तरायण में जन्मे हैं तो मन मजबूत है और व्यक्ति के आगे बढ़ने की क्षमता भी तीव्र है। शिशिर ऋतु में जन्मे हैं तो गुरु का प्रभाव है। कृष्ण पक्ष में जन्मे हैं और प्रतिपदा में, ऐसी स्थिति में चंद्रमा पापक नहीं शुभग हो जाते हैं। गुरुवार का जन्म है, कृष्ण पक्ष में जन्मे हैं तो संतान उत्पत्ति में कष्ट नहीं होगा। गुरुवार को जन्मे हैं तो व्यक्ति ज्ञान से युक्त होता है, सुख का भोक्ता होता है, प्रतापी होता है और पूजनीय होता है समाज में। पुनर्वसु नक्षत्र मतलब देव गुरु बृहस्पति का वार गुरुवार और पुनर्वसु नक्षत्र गुरु का नक्षत्र होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति समाधि में लीन रहने वाला, देवजनों का आदर करने वाला, सबसे सम्मान पूर्वक बात करने वाला, सबको आदर देने वाला और सबको माथे पे बिठा करके रखने वाला होता है। कभी भी किसी को तोतली, गंदी या भद्दी जबान नहीं बोलता है। वैधृति योग, बालौकरण, ये चीजें ठीक होती हैं पर वैधृति योग है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कर्मशील होना पड़ता है और साथ ही साथ व्यक्ति को प्रैक्टिकल जीवन भी जीना पड़ता है। बालौकरण ये स्थिति को संतुलन में रखने के लिए जाना जाता है। जहां भी व्यक्ति का काम बिगड़ेगा ये करण का लाभ मिल जाता है। साथ ही साथ ब्राह्मण वर्ण और देवगण के होंगे ये। ऐसी स्थिति में व्यक्ति शुद्ध है, चैतन्य है, बुद्धि का मालिक है और बुद्धिमान भी है। रोग व्याधि वगैरह परेशान कर सकती हैं कभी कभी, जब मंगल शनि राहु की दशाएं जब भी व्यक्ति को चले या अष्टम भाव के अधिपति की दशा जब भी चलेगी तो ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। अब आइए इनकी कुंडली पे सीधे लेके आता हूं। पहले ग्रह की स्थितियां बता देता हूं। सूर्य इनकी कुंडली में आधा फल करेंगे, मृतप्राय हैं, दशाओं में कमजोर भी परिणाम कर सकते हैं। चंद्रमा अपनी राशि के बैठे हैं, स्वराशि के धन भाव में, वो उनकी स्थिति 0 डिग्री के हैं, मृतप्राय हैं, मन परेशान संभवतया हो सकता है, धन आने में कई बार दिक्कतें भी होती हैं। मंगल स्वराशि का है, व्यक्ति को ऊर्जावान बनाएगा और व्यक्ति के लाभ को देने वाला भी हो जाएगा। प्रतियोगिता फिर भी जारी रहेगी क्योंकि मंगल की दशा, जहां जन्म कुंडली में सूर्य भी कमजोर, मंगल भी कमजोर, मंगल कुमार अवस्था के, चंद्रमा भी कमजोर। चंद्रमा शुभग्रह हैं, इस वजह से उसमें संतुलन बनाने का वो भरसक प्रयास करते रहेंगे क्योंकि चंद्रमा और मंगल का संबंध नवम पंचम का बनता है। चंद्रमा यहां, मंगल यहां, मंगल स्वग्रही, चंद्रमा स्वग्रही। ऐसी स्थिति में धन भाव में आने की स्थिति तो बनती है पर व्यक्ति की कुंडली में धन की कमजोरी कभी होगी नहीं। हां, उसको बचा पाना कई बार मुश्किल भी होता है।
बुध जन्म कुंडली में धनु राशि के बैठे हैं, यहाँ पे ये शत्रु की राशि और बुध की राशि जहां बैठे हैं वहां पे गुरु की दृष्टि है। बुध और गुरु का परिवर्तन ये अच्छी बात है, जहां व्यक्ति के इनकम को संतुलित करने का ये भरसक प्रयास करेगा और व्यक्ति को नौकरी मिल जाती है। गुरु का प्रभाव है तो गुरु और बुध व्यक्ति को ज्योतिषीय शास्त्रों में परिगणन करने वाला, उसमें अध्ययन करने में रत रहने वाला और कई बार व्यक्ति बुद्धिमान, विद्वान, श्रेष्ठ कर्मों को करने वाला, ब्राह्मणों का आदर करने वाला और हर प्रकार से धन कमाने के लिए मेहनत करने वाला होता है। शुद्धता से युक्त होता है, धन कमाने के लिए गड़बड़ नहीं करता। गुरु अपनी कुंडली में अति शत्रु के बैठे हैं, यहाँ पे दोनों का परिवर्तन भी हुआ है और ऐसी स्थिति में कि गुरु के नक्षत्र पर भी चर्चा करूंगा पर बाद में। शुक्र अति मित्र के बैठे हैं और वो वृद्ध होकर के बैठे हैं, क्योंकि शुक्र जहां बैठे हैं वहां का अधिपति उनसे निकटस्थ होकर के बैठा है। तो शुक्र और शनि मित्र होते हैं तो उससे तात्कालिक मित्रता में मित्रता का भाव पैदा होता है, जिसके कारण व्यक्ति की कुंडली में शुक्र यहां पे जो लाभ देंगे वो आगे बताऊंगा। शनि शत्रु के घर में बैठे हैं, राहु और केतु आधा फल कर रहे हैं। अब एक बात बताता हूं, नक्षत्रों के हिसाब से सूर्य सबसे पहले बता दूं, सूर्य उत्तराषाढ़ा में बैठे हैं और सूर्य की स्थिति जरा देखता हूं तो गुरु की राशि में गुरु से दृष्ट। ऐसी स्थिति में कि सूर्य जब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठेंगे और उनकी स्थिति मजबूत है कुंडली में, क्योंकि वो मित्र की राशि में बैठे हैं और वो कहीं से भी किसी पापक ग्रह से उनका कोई असर नहीं है, पर वहां पे शनि भी साथ में बैठे हैं। सूर्य शनि और बुध का एक साथ बैठना, अब क्या होगा बता देता हूं। जन्म कुंडली में कभी भी स्थिति अगर नौमांस में भी जाकर के देखता हूं तो सूर्य वर्गोत्तम ही हो रहे हैं। अब जरा विचार करिए सूर्य पे। सूर्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र इनके अपने ही नक्षत्र में ये खुद बैठे हैं, मतलब व्यक्ति की कुंडली में पराक्रम का अधिपति खुद के नक्षत्र में और वो मित्र की राशि में, उससे भी दृष्ट व्यक्ति के पराक्रम का लाभ मिलेगा। और सूर्य और बुध का बुद्धादित्य योग व्यक्ति को अन्वेषणकर्ता बनाता है। ध्यान से समझिएगा, इधर उधर की बात मैं नहीं करता और बिल्कुल वही बात बोलूंगा जो सामने से है। सूर्य और बुध एक साथ अन्वेषण करने वाला, बुद्धिमान, प्रखर बुद्धि का, दुर्वा दल के समान स्वस्थ मानसिकता का होता है और सुंदर चेहरे को धारित करने वाला भी है। चेहरे पे दिव्य आभा, क्योंकि लग्न में गुरु वक्री है पर कोई असर नहीं है उसका, ठीक है वो। बुध, शनि और सूर्य एक साथ बैठे हैं, जहां राहु और शुक्र अष्टम भाव में एक साथ बैठे हैं। शनि कहां के अधिपति हैं? अष्टम भाव के अधिपति। आकर के कहां बैठे? सप्तम भाव में। अष्टमेश का सप्तम में जाना यह इशारा करता है कि दाम्पत्य को अच्छे तरीके से सटीकता से अध्ययन और जांचने के बाद स्थापित करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि समस्या बने, क्योंकि इस शनि की 10वीं दृष्टि यहां भी है, जहां के अधिपति बुध शत्रु के भाव में परिवर्तन योग भी बना रहे हैं। लग्नेश और सप्तमेश का परिवर्तन यह अच्छा होता है, व्यक्ति कई लोगों को देख लेता है, सुंदर होता है प्रकृति का तो कोई भी देख करके इसको मोहित हो जाए। स्त्री की कौन बात करे कि पुरुष भी मोहित हो जाए, पक्की बात है। बिल्कुल शनि का असर है, रोगी बनाएगा, आलसी बनाएगा। अपने काम में व्यक्ति आलसी होता है, दूसरों के काम के लिए तुरंत तत्पर है। बुद्धिमान, व्यक्तित्व का धनी और मजबूत इच्छा शक्ति का होता है। सूर्य मजबूती, शनि कमजोरी और बुध चंचलता। गुरु वाक चातुर्यता, क्योंकि बुध को देख रहे हैं, यह ज्योतिषी योग भी होता है। गुरु बुध को देख लें तो बात समझ में तो आ रही है। अब जरा विचार करता हूं, मैंने कहा ही बात, अष्टम भाव के अधिपति का सप्तम में जाकर के लग्न को देखना व्यक्ति को आयु भी देता है और कष्ट की स्थिति भी देता है। क्यों ऐसा? क्योंकि राहु अष्टम में बैठे हैं। व्यक्ति के जीवन में लाभ कम पर हानि कई बार ज्यादा बार हो जाता है। और शुक्र अष्टम में बैठे हैं, अपने मित्र की राशि में तात्कालिक मित्रता में जाकर के वो और भी मित्र हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जीवन में शुद्धखोरी का काम बनता है। व्यक्ति रिश्वतखोरी का काम कर ले, ब्याज पे पैसे कमाना चाहता है कमा ले, और ऐसी स्थिति बन रही है। पर हां, देने से बच जाए। कई बार दे करके लगातार उस पर प्रेशर बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल यहां स्वग्रही है तो आपको तो दुश्मनों से परेशानी होने वाली है नहीं, पर हां इसका खतरा बन सकता है कि व्यक्ति के पैसे डूब जाएं। वो क्यों? क्योंकि चंद्रमा मृतप्राय और सूर्य भी मृतप्राय। मंगल के छठे भाव में बैठने से शत्रुओं को पैसे देने से, जिसको भी पैसे देंगे वो शत्रुवत व्यवहार करने लगता है। तो सुदखोरी का काम भी एक तरफ बनता है, क्योंकि राहु वहां बैठे हैं तो पैसे डूबने का खतरा भी है, क्योंकि उसको सपोर्ट मंगल भी कर रहे हैं। पर हां, व्यक्ति अगर उस पर प्रेशर बना करके रखे तो निसंदेह वो व्यक्ति आपके पैसे लेके भागेगा नहीं। आपने बात पूछी है सवालों में, भवन का सुख कैसा है? भवन के अधिपति और सुख के अधिपति का परिवर्तन राजयोग बना। इस कुंडली में लग्नेश द्विस्वाभाविक हैं,
बुध से व्यक्ति प्रेरित है, बुध लग्न को देख रहे हैं, सप्तम का अधिपति उसे देख रहा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास डेली बेसिस का इनकम बनेगा और व्यक्ति की कुंडली में चूंकि शनि की दृष्टि दशम भाव पे, चतुर्थ भाव पे है 10वीं, इस वजह से कि जन्म कुंडली में मंगल कुमार अवस्था के स्वग्रही हैं, शनि जन्म कुंडली में अपनी राशि के बिल्कुल निकट हैं और ऐसी स्थिति में कि जन्म कुंडली में शनि की स्थिति देखता हूं तो वो वृद्ध हैं, शत्रु के घर में बैठे हैं। अब जरा विचार करिए तो मंगल ठीक पर शनि शत्रु के घर में और मंगल कुमार और शनि वृद्ध, ये दोनों ग्रह अगर मजबूत न हो कुंडली में तो भवन और वाहन के सुख में कमजोरी होती है। वाहन और भवन के सुख के लिए कम से कम इन दोनों ग्रहों का मजबूत होना सुखेश के साथ जरूरी होता है। अगर सुख भाव के अधिपति शनि और मंगल के प्रभाव में होते हैं तो निसंदेह व्यक्ति को भवन का सुख मिल जाता है। ऐसी स्थिति व्यक्ति की कुंडली में बन रही है, पर चूंकि दोनों ही ग्रह थोड़े कमजोर हैं अवस्था में, इस वजह से थोड़ी मशक्कत भी करनी होगी। बात समझ में तो आ रही होगी। अब ये दशा कब चलेगी और कब आप प्रयास करें तो आपको इसमें सफलता मिल सकती है, तो आपकी कुंडली में उसकी स्थिति 2022 के चौथे महीने के बाद आ रही है, जहां आप अगर चाहें तो प्रयास कर सकते हैं। एक स्थिति आपकी कुंडली में बहुत अच्छे भवन की, जहां पे 2033 में भी देख रहा हूं, चूंकि आप 1990 के हैं तो अभी वो अवस्था बाकी है जहां आप जा करके उस समय अगर भवन निर्माण या भवन से संबंधित सुख भोगना चाहते हैं तो निस्संदेह वो बात बनती है। एक स्थिति आपकी कुंडली में 2026 के 5वें महीने में आ रही है, जहां निस्संदेह आपकी कुंडली में भवन और वाहन के सुख को बहुत मजबूती से देखा जा रहा है। विवाह कमजोर क्यों हो सकता है? क्योंकि जन्म कुंडली में अष्टम के अधिपति का सप्तम में आना, सूर्य का यहां बैठना जो कि त्रिक भाव के अधिपति हैं, और साथ ही साथ बुध जो कि लग्न के अधिपति हैं। तो लग्न के अधिपति का संबंध किसके साथ हुआ? तृतीय भाव के अधिपति। अब प्रत्येक काम में प्रतियोगिता बढ़ेगी, पर प्रतियोगिता में जीत भी होगी। क्यों? क्योंकि यहां पे मंगल बैठे हैं और इनकी चौथी दृष्टि देखिए भाग्य भाव पे है। यहां के अधिपति शनि का लग्न पे प्रभाव, भाग्य के अधिपति का लग्न को देखना, पर वो भाग्येश होने के साथ साथ अष्टमेश भी हैं। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में समस्याएं भी पैदा करेंगे। कैसी समस्या? अब बताता हूं। यहां बैठे हैं राहु और शुक्र, वात से संबंधित समस्या, गठिया रोग हो जाता है, हड्डियों की समस्याओं में व्यक्ति को पड़ते हुए देखा जाता है। शुक्र है तो कमर से नीचे के हिस्सों में दर्द की समस्याएं ज्यादा बन जाती हैं। कभी कभी घुटनों में वो जो उसको क्या बोलते हैं वहां पे दर्द की स्थिति ज्यादा बन जाती है। और राहु है अष्टम का, तो शत्रुओं से ज्यादा लड़ने भिड़ने की स्थिति में मत जाइएगा। हालांकि नुकसान तो आपको कभी भी होने वाला नहीं है, पर फिर भी वो समस्या बढ़ा सकता है, क्योंकि उच्च दृष्टि से यहां देख रहा है तो वो शत्रुओं से विजेता बनाएगा और साथ ही साथ आपकी कुंडली में शुक्र बैठे हैं तो धन हानि भी कराएगा। इस वजह से बनिएगा मत ज्यादा। और एक बात और बता देता हूं, तो ऐसी स्थिति की जन्म कुंडली में गुरु और बुध का प्रभाव है, व्यक्ति धार्मिक है, दृष्टिकोण अच्छी है, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहता है, शुद्ध और शांत विचार का है, क्योंकि विचारों का भाव चंद्रमा यहां खुद संभाल रहे हैं और यहां ये विचारों का भी भाव होता है स्वभाव का, इसका पूरक ये। इस वजह से यहां पे राहु और शुक्र, धन भाव पे राहु और शुक्र, धन भाव में चंद्रमा और केतु का प्रभाव व्यक्ति को धन से संबंधित समस्याओं में नहीं डालेगा। चूंकि राहु में शुक्र की दशा जब भी चले या शुक्र में राहु का अंतर प्रत्यंतर जब भी चले, राहु में चंद्रमा का अंतर प्रत्यंतर जब भी चले, राहु में केतु का अंतर प्रत्यंतर जब भी चले, तो व्यक्ति कभी भी पैसे देने से बच जाना चाहिए। उस अपने हाथों से तो कभी किसी को पैसे देना, ये बात पक्की है। लेना चाहते हैं ले सकते हैं, उसकी स्थिति है। अब आगे बात, मैं विवाह पे था, बुध शनि, अब यहां पे आता हूं। चंद्रमा राहु का ग्रहण, पर यहां पे राशि के अधिपति खुद ही बैठे हैं, चंद्रमा भी वर्गोत्तम और सूर्य भी वर्गोत्तम, ग्रह दोनों मृतप्राय पर दोनों वर्गोत्तम। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रत्येक दिन मजबूती की तरफ बढ़ रहा है और प्रत्येक दिन उसके काम निरंतरता से बढ़ रहे हैं। चूंकि व्यक्ति मिथुन लग्न का है, लग्न का अधिपति लग्न को देख रहा है, लग्न में गुरु बैठे हैं, किम कुर्वन्ते ग्रहा यस्य केंद्रे बृहस्पति, मतलब अगर केंद्र में बृहस्पति की स्थिति है तो उनकी पांचवी दृष्टि ज्ञान भाव को देखेगी। जो शुक्र की राशि खुद बनी है, जो अष्टम में बैठे हैं, व्यक्ति गूढ़ और रहस्यमयी चीजों पे जाना चाहता है। डॉक्टरी का पैसा कर ले, दवाइयों से संबंधित काम कर ले, फैशन से संबंधित क्षेत्र में चला जाए, कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां पे खोज ना हो, पत्थरों का काम कर ले, जरी का काम कर ले, ट्रांसपोर्ट का काम कर ले, लोहे का काम कर ले, बिल्डिंग मटेरियल का काम कर ले, ये सारी चीजें व्यवसाय के तौर पे देखी जा रही हैं। और एक बात बताता हूं, पंचम भाव के अधिपति का अष्टम में जाना, अष्टम भाव के अधिपति का लग्न को देखना, भाग्य के अधिपति भी लग्न को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के बाद जीवन में
यहां पे थोड़ी बहुत परेशानी तो रहेगी, पर चंद्रमा है कमजोर, इस वजह से उनके पास बल थोड़ा कम है। इस वजह से वहां पे एक मानसिक भ्रम वाली या व्यक्ति की पत्नी जो होती है वो कई बार सामान्यतया कम बोलने वाली भी मिल जाती हैं, क्योंकि यहां पे मेष लग्न के अधिपति मंगल जाकर के जन्म कुंडली में उच्च के हैं। चंद्रमा और मंगल गुरु का एक साथ संबंध यहां भी बनना, गुरु मंगल और गुरु केतु, चंद्रमा राहु का संबंध व्यक्ति के जीवन में परेशानी नहीं है, पर हां चूंकि भाग्य भाव के अधिपति देख रहे हैं तो जितनी भी यहां पे समस्याएं पैदा होंगी राहु और चंद्रमा के कारण, उस पे मंगल की दृष्टि उच्च की पड़ जाने पर, क्योंकि मंगल पहले से ही उच्च के हैं और गुरु के साथ बैठे हैं जो कि भाग्य के अधिपति हैं, तो जहां पे भी समस्या यहां पे अष्टमेश का बन रहा था ना, वो अब कमजोर हो जाएगा, क्योंकि लग्नेश जब भी जन्म कुंडली में जिस भाव को देखेंगे उस स्थान को बल दे देते हैं, उसके प्रभावों में निम्नता नहीं बल्कि उच्चता प्रदान कर देते हैं, और उस प्रभाव में या उस भाव में जितनी भी निगेटिविटी आती है उसको लग्नेश हर लेते हैं। साथ ही साथ व्यक्ति के दांपत्य के सुख को तो भाग्य का अधिपति स्वयं वहां बैठा है और देख रहा है सुख भाव को, और कौन है वो, तो पंचम भाव का अधिपति जो प्रेम और सौहार्द का भाव का अधिपति सूर्य अपने मित्र की राशि में खुद बैठा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को संतति का सुख, भाग्य का लाभ, यश, गौरव, सम्मान, प्रतिष्ठा प्रत्येक दिन मिलती और बढ़ती रहती है। जीवन की स्थिति में यहां राहु और शुक्र बैठे हैं, यहां पे वृश्चिक राशि बन रही है, अष्टम भाव के अधिपति का दशम में जाना, अष्टम भाव के अधिपति का लग्न को देखना, लग्न में बुध की राशि का बनना, मिथुन वायु तत्व का लग्न है, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति थोड़ी सी मेहनत कर दे तो तुरंत ही सफलता मिल जाती है। पर अपने व्यक्तित्व को कमजोर मत होने दीजिएगा, क्योंकि राहु और शुक्र अष्टम में बैठे हैं। ज्यादा लाभ पाने के चक्कर में अपने निकटस्थ लोगों को धोखा मत दीजिएगा। चंद्रमा यहां बैठे हैं, ये ऐसा कराएंगे नहीं, पर चूंकि यहां पे राहु और शुक्र का भी प्रभाव है, व्यक्ति धन प्राप्त करने के लिए किसी को भी धोखा ना दे, क्योंकि लग्न का प्रभाव लग्न पे ज्यादा है। लग्न में अकेले गुरु बैठे हैं, व्यक्ति को कई बार कई प्रकार के दोषों से मुक्त भी करेंगे, पर चूंकि अष्टमेश भी देख रहा है, वो उसकी गौण राशि है तो प्रभाव थोड़ी कम रहेगी, पर फिर भी रहेगी जरूर। क्लियर है ये बात? यहां तक भवन वगैरह का सुख मैंने बताया, उसमें थोड़ी सी स्थितियां बढ़ रही हैं, उसमें हो सकता है कि रस्साकसी करनी पड़े, क्योंकि शनि मंगल थोड़े कमजोर हो रहे हैं। बाकी यहां के अधिपति शत्रु के घर में बैठे हैं, इस वजह से यहां भी चीजें थोड़ी कमजोर हो रही हैं। गुरु हैं जन्म कुंडली में लग्न में बैठे हैं और चतुर्थ स्थान से केंद्र में, इस वजह से व्यक्ति को निस्संदेह उसका सुख मिलेगा। सूर्य जन्म कुंडली में पराक्रम भाव के अधिपति लग्नेश के साथ युति कर रहे हैं, अष्टमेश के साथ युति कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कई बार मेहनत ज्यादा करना पड़ता है, पूर्वार्ध जो होता है वो थोड़ा कष्ट से बीतता है, पर जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ेगा काम बढ़ता जाएगा। व्यक्ति की कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति अच्छे हैं, दशम भाव के अधिपति गुरु का लग्न में जाना, अपने भाव से चतुर्थस्थ जाना, व्यक्ति का काम पढ़ाने का भी हो सकता है, कुर्सी पे बैठ करके व्यक्ति किसी को भी ट्रीट करना चाहता है कर सकता है। ओके, यहां तक बात खत्म। अब आगे और भी इनके सवाल हैं, उस पर एक बार चर्चा कर लेता हूं। इन्होंने पूछा है विवाह के लिए, सबसे पहले विवाह के लिए बात करता हूं। विलंब क्यों हुआ? यहां पे केतु का ग्रहण हो सकता है, पर चंद्रमा भी कमजोर है, इस वजह से एक वजह यह भी हो सकती है। और साथ ही साथ यहाँ पे शनि बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं, दो पापक ग्रहों के साथ बैठने के कारण बुध भी यहाँ पे पापक हो जाएंगे, ये बात है, इस वजह से यहाँ पे पाप प्रभाव मिल रहा है। साथ ही साथ गुरु लग्न में अकेले हैं और वो शत्रु के बैठे हैं, पर इन दोनों का परिवर्तन अच्छा परिवर्तन माना जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही द्विस्वाभाविक राशियां होती हैं। तो मिथुन और कन्या राशि के लिए जो दोनों एक दूसरे के लिए विपरीत और निगेटिव नहीं होते हैं। क्लियर है? होगी कब शादी? तो बुध की दशा अभी चल रही है और बुध बैठे हैं सप्तम भाव में, सुखेश विवाह कराते हैं, सुख के अधिपति होकर के सप्तम में बैठे भी हैं, और उनमें अंतर में आएंगे गुरु 24 में, पर उससे पहले मैं विवाह अगर देख रहा हूं तो सितंबर महीने में भी विवाह के योग आ रहे हैं। ये बात पहली बनी। और एक बात और बता दूं तो जन्म कुंडली में नवमांश कुंडली में भी बुध सप्तम भाव में बैठे हैं। निस्संदेह आपकी कुंडली में सूर्य भी वर्ग उत्तम, चंद्रमा भी वर्ग उत्तम, मंगल जन्म कुंडली में वर्ग उत्तम नहीं है, बुध भी वर्ग उत्तम है, शनि भी वर्ग उत्तम है, गुरु वर्ग उत्तम नहीं है, शुक्र वर्ग उत्तम नहीं है, मतलब काफी ग्रह वर्ग उत्तम भी हैं, सूर्य चंद्रमा बुध, ये तीन ग्रह तो वर्ग उत्तम हो गए ना कम से कम, तो इनका लाभ मिलेगा। शनि भी वर्ग उत्तम है भाव से, नौमांश में तो शनि उच्च के हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में ये अच्छी स्थिति हो रही है। शनि देखिए यहाँ उच्च के हैं, बुध के साथ बैठे हैं जो कि पराक्रम भाव के अधिपति हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को न्यायप्रियता के साथ जीवन में आगे बढ़ने का पाठ पढ़ लेना चाहिए। जब भी शनि की दशा आए तो थोड़ा धर्म कर्म भी कर लेना चाहिए, और कभी भी किसी को बुरे तरीके से व्यवहार में, हालांकि आपकी वाणी बहुत अच्छी है क्योंकि चंद्रमा यहाँ बहुत अच्छे हैं, मैं विश्वास के साथ ये बात कर सकता हूँ, व्यक्ति झूठा नहीं है, फरे भी नहीं है, फंसाने वाला नहीं है,
क्योंकि लग्न में जब गुरु बैठे हों तो व्यक्ति पे संदेह बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। लेकिन लग्न का प्रभाव तो रहेगा ना, इस वजह से उस पर भी थोड़ी सी ध्यान की बात बनती है। आप दरअसल उपकारी हैं, तुरंत ही प्रभावों में आने वाले हैं, अपने आप को बदलने वाले हैं, तुरंत तुरंत बदल जाते हैं, फ्लक्चुएशन का भाव तुरंत रहता है, किसी दूसरे से तुरंत ही प्रभावित हो जाते हैं। तो ये सब चीज थोड़ा कम कर दीजिए, अपने प्रभावों को मजबूत करिए, क्योंकि आपकी कुंडली में तो लग्न को सूर्य देख रहे हैं। भटकाओ क्यों श्रीमान? सूर्य और बुध का एक साथ बैठ करके बुद्धादित्य योग बनाना, जन्म कुंडली में शनि नवमांश में उच्च के हो रहे हैं, राहु और शुक्र आपको धनवान भी बनाएंगे क्योंकि धन भाव पे उनकी दृष्टि बन रही है, लाभ भाव के अधिपति मंगल का स्वग्रही होकर के बैठना यह निश्चित रूप से लाभ को कम करेगा, पर आपकी समस्याओं को हटाने वाला होगा। तो परेशान क्यों होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। 12वें भाव के अधिपति शुक्र विपरीत राजयोग बना रहे हैं, मित्र की राशि में बैठे हैं। जब कभी भी समस्या होगी तो पत्नी के कारण हो सकती है। हो सकता है उनका स्वास्थ्य कमजोर होता हो, या हो सकता है कि उनको कोई ना कोई समस्या बनी रहती हो, उनके पीछे दवाइयों के खर्च का जाना। विवाह सितंबर के बाद की स्थितियों में जाता देख रहा हूं। वैवाहिक सुख अच्छा है क्योंकि यहाँ के अधिपति लग्न पे देख रहे हैं, गुरु लग्न से केंद्र में, और यहाँ पे भी बुध और शनि एक साथ बैठे हैं। जहां शनि उच्च के हैं, बुध पराक्रम भाव के अधिपति बैठे हैं। थोड़ी बहुत चीजें बनती है, वो सामान्य बात है, पर आज तक ऐसा कोई भी विवाह नहीं हुआ जहां पे मतभेद ना हो। तो ये बात बनती है। शनि यहां पे है, व्यक्ति थोड़ा कड़वे वचन को बोलने वाला होता है, क्रूर होता है। चूंकि मंगल से प्रभावित है, मंगल उच्च का है, तो पत्नी कार्मिक होगी, काम करने के लिए हमेशा ठेलेगी। आगे बढ़ो, काम करो, जिम्मेदारी उठाओ। जब कभी भी बैठेंगे तो उसे रास नहीं आएगा। अगर विवाह करना चाहते हैं कभी भी, तो आपकी कुंडली के हिसाब से कर्क लग्न या कर्क राशि बहुत अच्छी बात होगी। उसके बाद आपकी कुंडली में मकर लग्न या मकर राशि बहुत अच्छी बात होगी, अगर उस जातिका से विवाह करी जाए तो। उसके बाद आपकी कुंडली के हिसाब से कर्क राशि, मैंने बताया कर्क लग्न और कर्क राशि, और उसके बाद मकर लग्न और मकर राशि। उसके बाद एक बात और बनती है, कर्क ही दोनों तरफ से बनता है, कर्क और मकर, ये दोनों चीजें बन रही हैं। दिशा पश्चिम दिशा निकल जाइए। अगर उधर से कोई संबंध आता हो तो निस्संदेह आपको बढ़ जाना चाहिए। आपकी कुंडली में दशाएं कौन कौन सी अच्छी जाएंगी उसके आधार पर मैंने शुरू में भी बात करी थी, पर एक बार होरा कुंडली को देख करके बता दूं तो राहु केतु मंगल और गुरु, इनकी दशाएं मील का पत्थर साबित होती हैं जीवन में, और व्यक्ति को मेहनत भी ज्यादा करना पड़ता है, रश भी करना पड़ता है, पर उसका लाभ भी मिलेगा। क्लियर है? बाकी के जितने ग्रह हैं, चंद्रमा बुध शनि शुक्र और सूर्य, इनकी दशाएं सामान्य जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा कब आई और कब गई। क्लियर है? अब एक बार आपकी कुंडली में D10 चार्ट देख लेता हूं। D10 के बारे में तो आपने कुछ पूछा नहीं है, पर सप्तमांश देख लेता हूं क्योंकि उसकी स्थिति मुझे लगती है कि देख लेनी चाहिए। यहां पे पंचम भाव के अधिपति शुक्र का अष्टम में जाना राहु के साथ, ये थोड़ा कमजोर होगा और ठीक नहीं है। चूंकि गुरु की दृष्टि अकेली पड़ी है, जो कि गुरु की स्थिति जो है वो वक्री है, और वहां से वो पांचवी दृष्टि से यहां देखेंगे, और साथ ही साथ उनकी दृष्टि नवीं भाव पे भी जा रही है, नवे भाव पे भी जा रही है, जहां का अधिपति लग्न को देख रहा है। तो गुरु का संबंध पंचम से, नवम से और सप्तम से, तीनों से बन रहा है, जहां वो दो तरीके से शनि को प्रभावित कर रहे हैं, शनि को देख करके और शनि के भाव को। ये उनका कारक क्षेत्र है। व्यक्ति को धार्मिक दृष्टिकोण से और व्यक्ति को पूर्वजों का आशीर्वाद, व्यक्ति सभी तरीके से ब्राह्मणों की सेवा करने वाला, भगवत भक्ति का पालन करने वाला, नियमबद्ध और सदाचरण से युक्त रहने वाला होता है। व्यक्ति भरोसेमंद है, कोई भी आंख बंद करके इस पे भरोसा कर सकता है, पर बदलाव जरूरी नहीं है। निर्णयों को बदलने के पीछे थोड़ा सोच लिया करिए। यहां गुरु की दृष्टि है, मतलब है योग। द्वितीय भाव में चंद्रमा केतु हैं। वैचारिक मतभेद पत्नी के साथ बन सकते हैं क्योंकि यहां से विचारों के साथ मिलना होता है। यहां पे पंचम भाव के अधिपति सूर्य जाकर के बैठे हैं मित्र की राशि में, और उनके साथ स्थिति भी अच्छी बन रही है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की कुंडली में नवमांश में चीजें ठीक देखी जा रही हैं, मतलब यहां से ज्यादा अच्छी स्थिति नवमांश में हो रही है। अब सप्तमांश में आता हूं। लग्न में मंगल बैठे हैं, और मंगल लग्न में अगर बैठेंगे, तुला राशि बन रही है सप्तमांश में, तो यहां के अधिपति शुक्र जाकर के जन्म कुंडली में 12वें बैठे हैं। मतलब सप्तमांश कुंडली में वहां पे मेहनत हो सकता है, या फिर हो सकता है कि एक दो प्रयासों में शायद सफलता ना मिले, क्योंकि मंगल की दृष्टि यहां है। तो निस्संदेह व्यक्ति को पुत्र का सुख मिलेगा। मैंने बात बताई थी कि किसी भी वर्ग चार्ट में अगर मंगल जिस भी भाव से चतुर्थस्थ होते हों, उस भाव के फल को वृद्धि देने वाले और उस भाव के सुख को देने वाले होते हैं। तो क्या बात बनी? तो D7 चार्ट में यहां 7 नंबर लिखा। 7 नंबर के अधिपति शुक्र 12 में गए हैं, मतलब थोड़ी सी समस्या बन रही है, क्योंकि लग्न कुंडली में भी देख रहे हैं आप कि पंचम स्थान के अधिपति का राहु के साथ जाना। और D7 चार्ट में लग्नेश शुक्र बनते हैं 7 नंबर के राशि के अधिपति 12 में, और मंगल लग्न में, पर उनकी दृष्टि यहां पड़ेगी, इस वजह से पुत्र सुख मिलेगा। पंचम भाव के अधिपति शनि जाकर के जन्म कुंडली में वहां फिर से कमजोर हो रहे हैं, पर मित्र की राशि में गए हैं, इस वजह से हां निस्संदेह कुंडली मिलाकर के
अच्छे तरीके से समझ करके तभी विवाह करें। संतान उत्पत्ति के लिए जब भी प्रयास करें तो निस्संदेह एक अच्छे मुहूर्त का पालन जरूर करें। गर्भाधान अच्छे तरीके से होना चाहिए। अब बातें क्या बताऊं, आपकी कुंडली में सबसे अच्छी बात क्या है वो बता देता हूं। गुरु की दृष्टि का यहां पड़ना, भाग्य भाव के अधिपति का लग्न को देखना, ऐसे बता देता हूं। गुरु की दृष्टि का यहां पड़ना, गुरु की दृष्टि का यहां पड़ना, क्योंकि यहां पे शनि की मूल त्रिकोण राशि बनी है, यह धर्म का भाव है, और शनि की मूल त्रिकोण जो राशि होती है वो दार्शनिक राशि होती है। तो व्यक्ति को जीवन दर्शन का पाठ पढ़ाने वाली चीजें हो जाती हैं जीवन में। क्यों? क्योंकि गुरु भी तो बुध को देख रहे हैं ना, तो ऐसी स्थितियां लाभदायक हो जाती हैं। गुरु सूर्य को भी तो देख रहे हैं, ऐसी स्थिति में व्यक्ति प्रैक्टिकल ज्ञान से भी युक्त हो जाएगा, क्योंकि शनि का प्रभाव भी लग्न पे है। तो व्यक्ति जब भी जीवन में शनि की दशा, गुरु की दशा, सूर्य की दशा में आएगा तो इसके अंदर आध्यात्मिक क्षेत्र की उन्नति बढ़ती जाएगी और व्यक्ति श्रेष्ठ कर्म को करने में निरत होगा। और साथ ही साथ लग्न में गुरु का बैठना, बुध को देखना बुद्धिमान और श्रेष्ठ बनाता है। व्यक्ति राजा के सदृश रहने वाला, राजसिक क्षेत्रों में अर्जन करने वाला होता है। दशम स्थान के अधिपति का लग्न में जाना व्यक्ति कार्मिक है, यह लक्ष्मी योग होता है। साथ ही साथ व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा स्वग्रही, मंगल स्वग्रही, जहां व्यक्ति की कुंडली में अगर व्यक्ति फूंक मार दे तो दुश्मन खत्म हो जाए। हां, क्योंकि यहां से निकटस्थ सूर्य भी तो बैठे हैं, बुध भी तो बैठे हैं, तो इस भाव का असर कम से कम सूर्य और बुध, इसके आगे जस्ट 2 बुधादित्य योग का बनना। सप्तम भाव में पत्नी पढ़ी लिखी, समझदार और शिक्षिका हो सकती है, यह भी बात है। यहां पे स्थिति ठीक है, क्योंकि यहां के अधिपति बुध जाकर के जन्म कुंडली में बैठे हैं, सप्तम भाव में रोग भी दे रहे हैं। तो यहां पे भी रोग की स्थिति बन रही थी पत्नी को, राहु शुक्र के साथ, पंचमेश शुक्र के राहु के साथ, और यहां पे भी बुध लग्न को देख रहा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को नशों से और कोई ना कोई बीमारी होती रहती है, तो इसको चेक करना चाहिए। अब बातें खत्म। मुझे लगता है कि मैंने आपकी कुंडली में सभी पक्षों को समझने का और समझाने का प्रयास किया है। यह मंगल बड़ा अच्छा है। राहु शुक्र सुदखोरी, घूस लेकर के काम करना चाहते हैं, रिश्वतखोरी काम करना चाहते हैं, कर सकते हैं। ब्याज पे पैसे देना चाहते हैं, दे सकते हैं, पर उस पर चढ़ना पड़ेगा, हमेशा उस पर प्रेशर बनाना पड़ेगा। यह बात क्लियर है। सुख है भवन का, वाहन का, गाड़ी का, इन सब का सुख है, और व्यक्ति तो कई बार आराम से पा लेता है, परेशान नहीं होना। शनि मंगल को मजबूत करने के लिए इस कुंडली में उपाय बता देता हूं। हमेशा ही अभी आपकी कुंडली में गणेश जी की दशा चल रही है, तो गणेश जी के मंत्रों का जप कर लीजिए। एक बात और बताता हूं, यह दशा बुध की 2029 तक रहने वाली है, और केतु की दशा जब आएगी तो लाजवर्त पहन लीजिएगा। बुध की दशा अभी चल रही है, निस्संदेह आपकी कुंडली में बुध लग्न के अधिपति हैं। अगर पन्ना भी पहनना चाहते हैं तो पहन सकते हैं। ऐसे आपकी कुंडली में षडबल में शुक्र सर्वाधिक बलवान है, और वो विपरीत परिस्थिति बनाने के बावजूद आपकी कुंडली में सबसे मजबूत स्थिति में भी बैठे हैं। षडबल में चंद्रमा बहुत अच्छे हैं, शुक्र बहुत अच्छे हैं, शनि बहुत अच्छे हैं, गुरु भी अच्छे हैं। सबसे कमजोर सूर्य बन रहे हैं, शनि के साथ बैठे हैं, पर उनका बल बढ़ेगा शनि का। इस वजह से व्यक्ति के काम में लेट लतीफी का शिकार भी होना बन जाता है, पर कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि शनि के नक्षत्र को अगर मैं देखता हूं तो वो शनि बैठे हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, और ये स्वयं सूर्य का ही नक्षत्र होता है। ऐसी स्थिति नहीं, शनि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं जो कि शुक्र का नक्षत्र होता है, और वो शुक्र विदेश भाव के अधिपति होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं। यात्राएं अगर करने का मन हो तो कराइए, कहीं कभी भी बाहर जाने का मन हो तो बिल्कुल चले जाइए, ये स्थिति भी बनती है। शनि शुक्र के नक्षत्र में और शुक्र सूर्य के नक्षत्र में, ज्ञान है, अभिमान भी है क्योंकि लग्न को सूर्य देख रहा है, ऊर्जा है क्योंकि मंगल का प्रभाव यहां पे है, ऊर्जा है क्योंकि लग्न में गुरु बैठे हैं, ऊर्जा है क्योंकि मंगल का प्रभाव है, ऊर्जा है क्योंकि सूर्य का प्रभाव है, जल्दबाजी है क्योंकि बुध का प्रभाव है। शनि उसको सबको मिनिमाइज कर दे रहे हैं क्योंकि अष्टमेश भी देख ले रहा है। आयु अच्छी है, राहु बुढ़ा करके मारते हैं। अब बात खत्म हो गई होगी, मुझे लगता है मैंने सभी चीजें बता दी, अब क्या बताऊं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने किसी एक अन्य और कुंडली के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।